हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट के बारे में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियोज में आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट के बारे में, आरएल सीरीज सर्किट। तो आरएल सीरीज सर्किट प्रतिरोधी इंडक्टर परपथ। क्या होता है? प्रतिरोधी इंडक्टर परपथ। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे आरएल सर्किट का। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूं। ये आर सर्किट है, ये एल सर्किट है। यहाँ पे मैंने वी सोर्स के द्वारा इसको सप्लाई दे दी है। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया, टोटल वोल्टेज मैंने वी, इसमें करंट फ्लो होगी आई, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितना होगा? वी आर रेजिस्टिव वोल्टेज, और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना होगा? वी एल इंडक्टिव वोल्टेज। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आरएल सर्किट का परपथ दिखाया गया है। आर सर्किट, एल सर्किट। आर सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज वी आर है और एल सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज वी एल है, और जो हमने जिस सोर्स के द्वारा वोल्टेज दिया है वो वी है, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके वेक्टर डायग्राम के बारे में। तो सदिश आरेख, वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम को ही हम फेजर डायग्राम बोलते हैं और सदिश आरेख बोलते हैं हिंदी में। तो वेक्टर डायग्राम खींचने के लिए जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था उसको जरूर ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस परपथ में, रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोधी के लिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, यानी एक ही लाइन पर होता है, एंगल 0 होता है। और इंडक्टर में करंट पश्चगामी होती है, यानी पीछे होती है, और वोल्टेज आगे होता है। तो देखें, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेक्टर डायग्राम खींचने के लिए कि सीरीज परपथ में समान क्या है। वोल्टेज समान है, करंट समान है। तो देखो, हम जानते हैं कि सीरीज परपथ में करंट समान होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो करंट है, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, यानी दोनों के लिए करंट क्या है? समान है। तो आर सीरीज सर्किट में करंट समान होती है। जो चीज सर्किट में समान होता है उसको हम संदर्भ के रूप में लेते हैं, और संदर्भ लाइन, रेफरेंस लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रेफरेंस लाइन खींचूंगा। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन खींची, जिसे करंट आई। ये करंट दोनों के लिए हो गई, रेजिस्टेंस के लिए भी और इंडक्टर के लिए। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज कहाँ होता है? सेम फेज में होता है। तो रेजिस्टेंस में जब करंट, तो यही होगी ना इसके लिए, तो वोल्टेज कहाँ होगा? सेम फेज में, एक ही लाइन पर। तो सेम फेज ले लिया मैंने, वी आर। क्या एक ही लाइन पर हो गए? सेम फेज में हो गए। सेम फेज मतलब दोनों के बीच एंगल 0 रहेगा, क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो ये रेजिस्टेंस की बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट की। तो एल के लिए करंट क्या होती है? पीछे। तो एल करंट को पीछे रखना है, तो वोल्टेज कहाँ जाएगा? आगे। तो हम 90 इंडक्टर में हम जानते हैं कि करंट जो होती है वो 90 पीछे होती है। तो करंट तो ये रही, क्योंकि यही करंट इसके लिए है, यही करंट इसके लिए है। तो वोल्टेज कहाँ जाएगा? आगे। तो ये हो गया बी एल। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा कि जो चीज समान होती है वो हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। जैसे करंट सीरीज सर्किट में समान होती है, तो हमने करंट को कॉमन रख लिया। ये करंट दोनों के लिए सेम रहेगी। अब रेजिस्टेंस में वोल्टेज होता है सेम फेज में, तो वोल्टेज करंट के ऊपर ही इधर रेजिस्टेंस के लिए आ गया। अब इंडक्टर में करंट होती है पीछे, तो करंट को पीछे रखना है, तो वोल्टेज आ गया। फिनिश इतनी। अब यहाँ पर दो वोल्टेज है, एक बी एल है और एक है बी आर। यहाँ एक बी आर है, यहाँ बी एल है। अब हमें दो वोल्टेज है, तो हमें इनका चाहिए परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा? देखो, हमने एक समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि यदि दो आसन्न भुजाएं हों, यदि दो आसन्न भुजाएं हों तो उनका परिणाम कैसे निकालते हैं? तो उससे एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं और उसका परिणामी एक विकर्ण होता है। यही परिणामी इसी तरह निकालते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो यहाँ पर देखो बी एल है, यहाँ पर है बी आर। तो मैं यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज की रचना करूंगा। यहाँ से खींचा मैंने इसके समांतर, यहाँ से खींच लिया मैंने इसके समांतर। ओके, तो ये हो गया इसका परिणाम। क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया, जिसे मैंने माना बी। ये बी एल है, तो बी एल बराबर क्या होता है? आई एक्सएल। तो ये बी एल है, तो क्या मैं इसको आई एक्सएल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये बी आर है, तो बी आर बराबर, रेजिस्टेंस के लिए बी आर बराबर आई आर होता है।
तो यहाँ पर हो गया आई आर। ओके ठीक। अब कुछ चीजें यहाँ पर और सुनो। अब जैसे जब हम लोगों ने पढ़ा है कि z बराबर क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये कहाँ से आया, तो ये आता कहाँ से है, तो मैं यहाँ पे इसका वेक्टर बता दूं कि यदि आई आर का वोल्टेज ड्रॉप ये है तो हमेशा आई आर के ठीक 90 अंश पर आई एक्स होता है। देखो ये आई आर है तो ये आई आर हो गया, और इसके ठीक 90 अंश पर ये आई एक्स हो गया, क्योंकि समांतर में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होता है। अगर ये आई आर तो ये भी आई आर, ये बी आर तो ये बी आर, ये बी एल तो ये भी बी एल, ये आई एक्स एल तो ये भी आई एक्स एल, बराबर। ओके, तो ये आई आर हो गया। आई आर के ठीक 90 अंश पर आई एक्स होता है, और आई आर और आई एक्स का परिणामी रिजल्टेंट आई जेड होता है, समझे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आई आर है, ये आई एक्स एल है, तो आई आर और आई एक्स एल का परिणामी क्या होगा, आई जेड हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो E बराबर कितना आ गया, आई जेड। अब हम जानते हैं वोल्ट परिणामी वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या बनेगा, एंगल। तो ये बन गया, ये बन गया हमारा क्या, वेक्टर डायग्राम किसका, आर एल सर्किट का। अब किसी भी चीज की जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम इसी चीज से करेंगे। सिर्फ वेक्टर डायग्राम अगर हमें बन गया तो हम हर चीज को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालें। ठीक, तब हम क्या क्या निकालते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, बी आर इक्वल टू आई आर। ओके, अब मैं निकालूंगा एल के लिए इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि प्रेरणिक वोल्टेज ड्रॉप। प्रेरणिक वोल्टेज ड्रॉप वी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एक्स एल। तो वी एल इक्वल टू कितना हो गया, आई एक्स एल। ठीक, अब मैं निकालूंगा परिणामी वोल्टेज। तो अब मैं थर्ड पॉइंट, परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज बी, ये परिणामी वोल्टेज क्या है, बी, यही तो है। ये कैसे निकलेगा, देखो जब हम बी की बात करते हैं तो ये वाला बी एल हो गया, क्योंकि ये बी एल है, ये बी एल हो गया, और ये बी आर है। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर तो बी आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब तो वोल्टेज के रूप में बी एल है ना, ये बी एल है तो ये भी बी एल, क्योंकि बात वोल्टेज की बात चल रही है तो वोल्टेज के रूप में ही लेंगे। तो यहाँ से बी इक्वल टू परिणामी वोल्टेज कितना निकला, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ये निकल आया हमारा परिणामी वोल्टेज। ओके, तो ये तीन, अभी हमने कितने पॉइंट निकाल लिए, 3 पॉइंट निकाल लिए। क्या क्या निकाला, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, प्रेरणिक वोल्टेज ड्रॉप और परिणामी वोल्टेज। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट निकालते हैं हम, क्या, प्रतिबाधा। क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगा, देखो अब निकालेंगे हम इम्पीडेंस तो प्रतिबाधा। तो 3 पॉइंट हो गए थे, चौथा पॉइंट प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को इंग्लिश में इम्पीडेंस बोलते हैं। देखो बी बराबर क्या है यहाँ पर, आई जेड, और बी आर इक्वल टू कितना होता है, आई आर, रख सकता हूं मैं यहाँ, और बी एल बराबर कितना है यहाँ पर, आई एक्स एल, रख दिया। अब आई जेड इक्वल टू, अगर मैं इसमें आई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आई स्क्वायर का वर्गमूल आई आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इतने। और प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये निकल के आ गई हमारी क्या, प्रतिबाधा। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, पावर फैक्टर। क्या निकालना है, पावर फैक्टर। तो चौथा पॉइंट हो गया। अब हम 5वां पॉइंट क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणक। शक्ति गुणक, शक्ति गुणक को हम इंग्लिश में कहते हैं पावर फैक्टर, यानी कि cos फाइव। cos फाइव, देखो पावर फैक्टर होता क्या है, वोल्टेज करंट के बीच बनने वाले एंगल की कॉज्या को पावर फैक्टर कहते हैं।
वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले एंगल की कौजिया को पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, किसी परपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन बताऊं, तीसरी डेफिनेशन, वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति, ट्रू पावर तथा एपरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो ये पावर फैक्टर की परवाह, और जिसका पावर फैक्टर जितना हाई होता है उसकी इफिशियंसी उतनी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर cos फाई निकालना है, तो देखो cos फाई बराबर क्या होगा, आधार, cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण। cos फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यह आधार हो गया बी आर और कर्ण हो गया v। तो बी आर बराबर क्या था, आई आर, और v इक्वल टू कितना है, आई जेड। आई आई कैंसिल, तो क्या निकल के आया, आर अपॉन जेड। तो पावर फैक्टर भी निकल गया कितना, cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। अब हम निकालेंगे क्या, प्रतिघाती गुणक। अब निकालेंगे हम प्रतिघाती गुणक। प्रतिघाती गुणक क्या होता है, 3 वो पॉइंट निकले थे, 2 ये 5 निकल गए। ठीक, अब छठा पॉइंट आता है प्रतिघाती गुणक। प्रतिघाती गुणक, प्रतिघाती गुणक बोलते हैं अपन किसको, रिएक्टिव फैक्टर। रिएक्टिव फैक्टर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिएक्टिव फैक्टर। रिएक्टिव फैक्टर मीन्स साइन फाई। साइन फाई निकालना है हमें, साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब, तो ये अगर मैं वोल्टेज के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लंब कितना है तुम्हारा, BL हो गया, तो ये BL बटे कर्ण कितना है, V, और BL बराबर होता है IXL, और B बराबर कितना है, IZ। आई कैंसिल, तो कितना आ गया, XL अपॉन Z। तो साइन फाई निकल के आ गया XL अपॉन Z। कितना आया, XL अपॉन Z। इंडक्टिव प्रतिघात और इम्पीडेंस के अनुपात को प्रतिघाती गुणक कहते हैं। यहाँ पे ये निकल गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे कला कोण, फेज एंगल। 7वां पॉइंट, कला कोण। फेज एंगल, फेज एंगल मीन्स tan फाई, tan फाई निकालेंगे। तो फेज एंगल क्या, tan फाई। tan फाई बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर मैं वोल्टेज के रूप में लिखूंगा तो लंब तो तुम्हारा BL है, BL, और आधार कितना है, BR, और BL बराबर क्या होता है, IXL, और BR बराबर क्या होता है, IR। आई कैंसिल, तो tan फाई कितना आ गया अपना, कितना आया tan फाई, XL अपॉन R। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा क्या, फेज एंगल। ओके, तो ये हो गया कला कोण। अब निकालेंगे हम पावर। 3 प्रकार की पावर होती है, देखिए सर्किट की। इसमें ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार सकते हैं। अब होंगे, चलेंगे हम पावर के बारे में। तो यहाँ पे सर्किट की 3 प्रकार की पावर होंगी। कौन कौन सी होंगी, मैं तीनों लिख देता हूँ। जो पावर होंगी वो कौन कौन सी होंगी, मैं तीनों लिख देता हूँ। नंबर 1 वास्तविक शक्ति, वास्तविक रियल पावर, ट्रू पावर। वास्तविक शक्ति, ठीक। दूसरा मैं लिखूंगा आभासी शक्ति। तीसरा मैं लिखूंगा प्रतिघाती शक्ति। देखो, सबका इंग्लिश का मतलब रियल पावर या ट्रू पावर या एपरेंट पावर, और प्रतिघाती को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो वास्तविक शक्ति क्या होती है, सुन लो, एक डिफाइन कर रहा हूं मैं। इसी सर्किट के बारे में चल रहा है अभी, RL सर्किट के बारे में। P बराबर VI cos फाई, ये होती है हमारी क्या, वास्तविक शक्ति। किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके पावर फैक्टर के गुणनफल को उस परपथ की वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर कहते हैं।
किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज, प्रवाहित होने वाली धारा और उसके पावर फैक्टर के गुणनफल को उस परपथ की वास्तविक शक्ति कहते हैं। जहां पर पावर फैक्टर आ जाता है वहां मात्रक बनता है वाट या किलोवाट। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं एपरेंट पावर, आभासी शक्ति। तो किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज और करंट के गुणनफल को उस परपथ की आभासी शक्ति कहते हैं। ये तीनों शक्ति पेपर में बहुत ज्यादा, फर्स्ट ईयर के तो समझ लीजिए BEE, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स में EE फर्स्ट, और अगर मैकेनिकल की बात करें तो हम BMEE, तो इन सब में, और जनरल इंजीनियरिंग और सिविल में BMEE, इन सभी में ये सभी चीजें हैं। ये तीनों पावर की डेफिनेशन आती है और लगभग 5 नंबर का टॉपिक आता है ये शक्ति के बारे में। तो जरूरी इसको आभासी शक्ति क्या करें, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को उस परपथ की आभासी शक्ति कहते हैं। वोल्टेज का मात्रक होगा वोल्ट, करंट का मात्रक होगा एम्पियर, और अगर मैं इसे किलो वोल्ट में बदलूं तो किलो वोल्ट एम्पियर, यानी इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर होता है। इसके बाद में चलूंगा प्रतिघाती शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर। तो P बराबर होता है VI sin फाई, यानी कि किसी परपथ के वोल्टेज, करंट तथा प्रतिघाती गुणक के गुणनफल को उस परपथ की प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, करंट का मात्रक एम्पियर और रिएक्टिव फैक्टर का मात्रक R या kVAR, ये इसका मात्रक होता है। तो आज हमने RL सर्किट को पढ़ लिया है। अब हम अगली क्लास में RC सर्किट, दोनों सर्किट पढ़ाऊंगा अगली क्लास में मैं, RC सर्किट और CL सर्किट, दोनों सर्किट पढ़ेंगे और हमारे ये 2 एलिमेंट्स वाले फिनिश हो जाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।